हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं आरएस प्री पाठ्यक्रम पे। आरएस प्री का क्या सिलेबस होता है, क्या रणनीति होती है इस एग्ज़ाम के लिए, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आरएस प्री के पाठ्यक्रम पे हम चर्चा करने वाले हैं। आरएस प्री का क्या पाठ्यक्रम रहता है, क्या होता है, इस पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है आरपीएससी। आरपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और सबसे पहले प्री का एग्ज़ाम लिया जाता है और उसके बाद जो प्री क्वालिफाई करते हैं उनके बाद उसका मेंस होता है और मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होता है। ये सब प्रोसेस होती हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और ये जो राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा होती है, ये 2018 का मैं सिलेबस आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके अंदर एक प्रश्न पत्र आता है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का ये एग्जाम होता है। ठीक है, और इस परीक्षा का उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग करना होता है और प्रश्न पत्र का स्तरमान स्नातक डिग्री स्तर पर, यानी कि जो आपके यूजी की डिग्री होती है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, उसके आधार पर ये एग्ज़ाम, यानी कि ग्रेजुएशन स्तर का ये एग्ज़ाम होता है। और ऐसे ही अभ्यर्थी द्वारा जो मुख्य परीक्षा के लिए घोषित किए गए हो, प्रारंभिक प्राप्त अंकों को उनके अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है प्री परीक्षा का जो नंबर होता है वो मेंस में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, और प्री के अंदर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का एक पेपर होता है, वो 200 नंबर का होता है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गलत उत्तर आप देते हैं तो 1/3 आपके माइनस मार्किंग हो जाती है। ये तो होता है इस एक प्रश्न पत्र के बारे में नॉर्मल जानकारी। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे इस पाठ्यक्रम पे। ठीक है, इस पाठ्यक्रम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सबसे पहले तो उसी पे बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं आपके राजस्थान का पार्ट। राजस्थान के पार्ट के अंदर सबसे पहले राजस्थान की हिस्ट्री, उसके बाद राजस्थान की कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, और उसी के अंदर साहित्य, परंपरा और विरासत, यानी कि नंबर 1 पे राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट कल्चर होता है। फिर नंबर 2 पे क्या होता है? इंडियन हिस्ट्री। नंबर 2 पे इंडियन हिस्ट्री होती है। फिर आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे होता है वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी। ये नंबर 3 पे होते हैं। फिर आगे हम बात करें, फिर होता है आपके राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन जियोग्राफी हो गई, वर्ल्ड जियोग्राफी हो गई। फिर होता है आपके नंबर 4 पे राजस्थान की जियोग्राफी। फिर हम बात करें, आपसे पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। तो नंबर 5 पे हो गई इंडियन पॉलिटी। और फिर हम आगे बात करें तो नंबर 6 पे हो गई राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान की पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आते हैं, इंडियन इको से क्वेश्चन आते हैं। तो ये नंबर 7 पे हो गया। फिर हम बात करें नंबर 8 पे। नंबर 8 पे राजस्थान की इकोनॉमिक्स। ठीक है, राजस्थान की इको। ओके, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था।
फिर हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 9 पे आपके सब्जेक्ट होता है साइंस एंड टेक का। क्या होता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और फिर नंबर 10 पे आपसे पूछी जाती है रीजनिंग, और नंबर 11 पे आपसे पूछी जाती है मैथ्स। और फिर अंत के अंदर एक सब्जेक्ट और है जिसे आजकल हम सब्जेक्ट ही मानने लग गए हैं, जिसके अंदर आपसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर, इंडियन करंट अफेयर, राजस्थान करंट अफेयर और वर्ल्ड करंट अफेयर। ये तीनों प्रकार के करंट अफेयर। तो मोटे मोटे स्तर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं? टोटल 12 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके इस एग्जाम को देने के लिए। तो आपको 12 सब्जेक्ट का अध्ययन करके जाना होता है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं एक बार और देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान का पोर्शन होता है, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर होगी, राजस्थान की पॉलिटी होगी, राजस्थान की जियोग्राफी हो गई, राजस्थान की इकोनॉमिक्स हो गई, राजस्थान की और क्या हो गई, ठीक है, करंट अफेयर, राजस्थान की करंट अफेयर। तो ये तो हो गया राजस्थान का पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर। तो सबसे बड़ा वेटेज भी राजस्थान का ही होता है। अगर हम राजस्थान का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है राजस्थान से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है राजस्थान का आपके सिलेबस। फिर ये सब्जेक्ट हो गए 12 सब्जेक्ट के अंदर। फिर आपको क्या कवर करना होता है? फिर आपको वर्ल्ड जियोग्राफी कवर करनी होती है, इंडियन जियोग्राफी कवर करनी होती है, इंडियन हिस्ट्री कवर करनी होती है, इंडियन इकोनॉमिक्स कवर करनी होती है, ये तो हो गया, और इंडियन पॉलिटी। तो ये तो हो गया आपके वर्ल्ड और इंडियन का मैटर, ठीक है, यानी कि इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, ओके। और उसके बाद हम बात करें तो आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, साइंस एंड टेक, और उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स और करंट, ठीक है। और ये परी का पाठ्यक्रम होता है जो कि हमने एक बड़े स्तर पे देखा है। अभी हमने इस पे कोई बात नहीं की है, अभी हमने केवल प्री के बारे में नॉर्मल जानकारी ली है कि प्री का एग्जाम होते कैसा है। सबसे पहले हमने प्री के बारे में देखा कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे आपने सुना होगा किसी भी युद्ध को लड़ने जा रहे हैं तो दुश्मनों के बारे में खुफिया जानकारी हमें होनी चाहिए, वो किस प्रकार से अटैक कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। वहीं एग्जाम के अंदर रणनीति होती है, ठीक है, कि अगर हम प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्री का एग्जाम आखिरकार कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अब ये तो प्री का थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि प्री का एग्जाम ऐसे कुछ होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ और एक एक शब्द को पढ़ते हैं कि आखिर ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ से चर्चा कर लेते हैं, राजस्थान की आर्ट कल्चर से हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, एक एक टॉपिक के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन प्री का जो आपके डर है वो निकल जाएगा, ठीक है, कि प्री के अंदर क्या पूछे। सबसे पहली बात के अंदर ये क्या पूछते हैं, राजस्थान इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, यानी कि जो भी युद्ध हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट घटना हुई है, कहने का मतलब है राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड ये कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद प्रमुख राजवंश का कालक्रम पूछ लेता है, ठीक है, बहुत बार। अभी वीडियो मेंस के अंदर पूछा था, पहले कांस्टेबल के अंदर पूछा था राजस्थान का राजवंश, यानी कि कोई एक राजवंश दे देगा, पूछेगा कौन सा राजा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था, ठीक है, उनको कालक्रम के अनुसार सजाइए, ठीक है।
तो मुझे एग्जाम का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक के अंदर हमें पूछा था जो अजमेर के जो राजवंश है उसका कालक्रम पूछ लिया था। मेवाड़ का कालक्रम कांस्टेबल के अंदर पूछा था, ठीक है। और प्रतिहार और ये राजवंश कई बार पूछ लेते हैं कि इनको सीधा सीधा कालक्रम में सजा दो, ठीक है। और युद्ध घटना ये तो पूछेंगे। उसके बाद उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी, ठीक है, और इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक मुद्दे क्या थे। तो कहने का मतलब है राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर हमें जितने भी इम्पोर्टेंट शासक हुए थे उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, ठीक है, और ये सब हमें कवर करने होते हैं। उसके बाद आंदोलन, जन जागरण, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण। कहने का मतलब है जो भी प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, जो भी जन जागरण आंदोलन हुए थे, राजस्थान की एकीकरण हुआ था, ठीक है, 1857 की क्रांति हो गई, ये सब कवर करके जाने, ठीक है। तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया हमारा हिस्ट्री का। अब आगे हम बात करते हैं किले और स्मारक, कौन कौन से इम्पोर्टेंट राजस्थान के अंदर फोर्ट हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट छत्रियाँ हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्मारक बने हुए हैं, ठीक है, ये सब हमें कवर करके जाने। फिर राजस्थान की कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कला हैं, कला के क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिल चुका है, कौन से जिले से रिलेटेड कौन सी कला है, ठीक है, किसको जीआई टैग प्राप्त है, किसको नहीं है, कब मिला, ये सब पूछे जाते हैं। फिर चित्रकला हो गई, फिर उनकी हस्तशिल्प हो गई। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख कृतियाँ, यानी कि कौन किस लेखक के द्वारा क्या इम्पोर्टेंट बात लिखी गई है, ये सब हमसे पूछ लेते हैं। और किस क्षेत्र की क्या बोली है, ठीक है, उनकी उपबोली क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा कौन सी बोली जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। फिर मेले त्योहार, राजस्थान के अंदर इम्पोर्टेंट मेले, इम्पोर्टेंट त्योहार, कौन कौन सी जातियों के कौन कौन से इम्पोर्टेंट, कौन कौन से संप्रदाय के कौन कौन से इम्पोर्टेंट मेले हैं, कौन कौन से त्योहार आते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। फिर लोक संगीत और लोक नृत्य हो गए। फिर उनकी परंपरागत और विरासत से कुछ क्वेश्चन आते हैं, लोक देवता, लोक संत, धार्मिक आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल हो गए और प्रमुख राजस्थान के व्यक्तित्व जिनका राजस्थान की क्रांति में योगदान है, राजस्थान के एकीकरण में योगदान है, ठीक है, और राजस्थान को आगे ले जाने में जिसका योगदान है, अभी कौन सा चर्चा में व्यक्ति है, ठीक है, ये सब हमें राजस्थान की आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में पढ़ के जाना है। तो ये तो हमारा होता है राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में सिलेबस, ठीक है। तो ये राजस्थान की हिस्ट्री हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और अब आगे हम राजस्थान की हिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं भारत के इतिहास के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि इंडियन हिस्ट्री में वो हमसे क्या पूछ सकता है। चलिए, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, इम्पोर्टेंट घटनाएं, यानी कि इम्पोर्टेंट वंश हो गए, इम्पोर्टेंट युद्ध हो गए, वो सब हमें पढ़ के जाना है, ठीक है। उनकी कला के बारे में पढ़ना है, उनके साहित्य के बारे में, उनकी क्या क्या कौन कौन से किले बनाए हैं, कौन कौन सी छत्रियाँ हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्थल हैं, वो सब पढ़ने हैं, ठीक है। फिर राजवंश के बारे में पढ़ना है, उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, सांस्कृतिक मुद्दे, प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हुए थे, ये सब हमें प्राचीन और मध्यकाल के अंदर पढ़ के जाने हैं, जो कि हिस्ट्री है। अब बात करते हैं आधुनिक काल के अंदर हमें क्या पढ़ना है। भारत का इतिहास पढ़ना है 18वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट घटना, प्रमुख व्यक्ति और प्रमुख मुद्दे हमें कवर करने हैं। फिर हम बात करें तो आगे आपसे पूछा है स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता और उनका योगदान, ये भी हमें पढ़ के जाने। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ना है और राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्गठन के बारे में हमें कवर करना है। तो ये तो आपके हो गई इंडियन हिस्ट्री, जिसके अंदर हमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में कुछ बातें पढ़ के जानी है, जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बन जाते हैं। फिर बात करते हैं हम राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं।
देखिए भौतिक विशेषता के अंदर जो भौतिक भूभाग है, कौन से क्षेत्र का कौन सा भूभाग है, किस नाम से जानते हैं, क्या फेमस है, वहाँ पे जनसंख्या कितने % निवास करती है, कौन से काल का कौन सा भौतिक भूभाग है, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, कितने भौतिक भूभाग है, उन भौतिक भूभागों के अंदर मृदा, कृषि, उनकी विशेषताएं, जलवायु प्रदेश, जलवायु खंड, ये सब पढ़ के जाने। फिर जो प्राकृतिक संसाधन है राजस्थान की भूमि के अंदर उपज होने वाले वो, फिर राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान के वन, राजस्थान के वन्य जीव जंतु, राजस्थान की जैव विविधता। कहने का मतलब है राजस्थान के वन्य जीव, जैव विविधता, वनस्पति, जलवायु, राजस्थान की जलवायु कैसी है, कितने प्रकार की है, कौन सी जलवायु में कौन सी मृदा है, कौन सी फसल है, कौन से जिले के अंदर कौन सी फसल ज़्यादा होती है, क्या वहाँ उन फसल की कौन सी किस्में होती हैं, ये सब हमें पढ़ना होता है। फिर बात करते हैं प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन से हैं, सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, किसको विद्युत की आपूर्ति हो रही है, किसको जल की आपूर्ति हो रही है, कितने % योगदान है, कौन कौन सी सांझे की परियोजनाएं हैं, ये सब पढ़ना होता है। फिर हम बात करते हैं खान और खनिज संपदाओं के बारे में। इंपॉर्टेंट राजस्थान के अंदर कौन कौन से खनिज उपज होते हैं, किस जिले के अंदर कौन सा खनिज है, कौन सी खदान है, ये सब हमें कवर करके जाना है। फिर जनसंख्या के बारे में हमें कवर करके जाने हैं कि जनसंख्या कौन से क्षेत्र में कौन सी जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, और फिर हम बात करें तो जनसंख्या का % कौन से जिले में ज़्यादा है, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, लिंगानुपात, ये सब हमें पढ़ना है। फिर उद्योग और उनकी विकास और उनकी संस्थाएं जैसे रिको, रुडा, राजसिको, ये सब हमें कवर करके जाना है। तो ये तो हो गई आपके राजस्थान की भूगोल। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, कहने का मतलब ये हुआ इंडियन पॉलिटी के अंदर हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम 2 दिए हैं, तो वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। 1919 और 1935 का दिया है तो ये पढ़ के जाएंगे। फिर संविधान सभा के बारे में, संविधान की प्रकृति कैसी है, प्रस्तावना के बारे में जिसे हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालिक प्रावधान, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम बेसिक पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। जैसे प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना क्या कहती है, प्रस्तावना के अंदर कौन कौन से शब्द इंक्लूड है, उन शब्द का क्रम क्या है। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, तो ये इसका क्रम क्या है, कौन सा वर्ड कितनी बार आया हुआ है, ये सब पूछेंगे। फिर कौन से देश से क्या लिया गया है, क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, क्या नहीं है, ये सब हम अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन के बारे में। भारत की राज्य की प्रकृति, भारत में लोकतंत्र, राज्यों का पुनर्गठन, गठबंधन सरकारें, राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्य एवं संघ की कार्यपालिका के बारे में, विधान मंडल के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, संघ की विधान मंडल और राज्य की विधान मंडल के बारे में, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, योजना आयोग, प्रमुख परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC, ठीक है, सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब हमें कवर करके जाने हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज हमें पढ़ना है, तो ये सब हमें कवर करना है। फिर आगे हमें क्या कवर करना है, फिर आगे हमें लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में राष्ट्रीय लोक नीति और विधिक अधिकार पत्र और नागरिक अधिकार पत्र, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। तो ये तो है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, जिसके अंदर राजस्थान की पॉलिटी भी इन्होंने डाल दी
और अब हम बात करते हैं राजस्थान की पॉलिटी के बारे में। ठीक है, चलिए, तो राजस्थान की पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, वैसे 2 लाइन है लेकिन बहुत बड़ी है। राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से आर्टिकल के अंदर राज्यपाल की कौन कौन से पावर्स होते हैं, ठीक है, और किसके तहत इसकी नियुक्ति होती है, क्या ये मनोनीत करता है, ये सब कुछ हमें राज्यपाल के बारे में पढ़नी है। फिर मुख्यमंत्री से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल होते हैं, क्या इसकी शक्ति होती है, क्या प्रावधान है संविधान में, ये सब पढ़ने हैं। राज्य विधानसभा के बारे में पढ़ना है, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र। यानी कि ये राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ना है और इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में भी पढ़ना है। तो ये तो हो गई आपके राजस्थान की पॉलिटी। अब बात करते हैं अर्थशास्त्रीय अवधारणाएं, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, और क्या क्या उनके कंसेप्ट हैं वो सब हमें कवर करने हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंदर आपको बजट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बजट कौन सा, देखो, एक तो बजट का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लो, फिर जो राजस्थान सरकार जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा जो बजट लेके आएगी वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वो बजट पढ़ के जाना होता है। फिर बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, बैंकिंग के बारे में पूरा नॉलेज लेना है। फिर लोक वित्त, राष्ट्रीय आय क्या होती है, समृद्धि, विकास और आधारभूत ज्ञान, इसके बारे में हमें होना चाहिए। लेखांकन के बारे में हमें इसकी जानकारी लेनी है, लेखांकन के बारे में, जैसे इसकी क्या अवधारणा होती है, क्या उपकरण होते हैं, प्रशासन में इसके क्या उपयोग होते हैं, क्या स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, कौन कौन सी एजेंसियां काम करती हैं, क्या इसके रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, कौन कौन सी संस्थाएं कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये सब हमें शेयर बाजार के रूप में पढ़ना है। राजकोषीय के बारे में और मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय घाटा क्या होता है, कितना राजकोषीय घाटा रहता है, ये हम आर्थिक समीक्षा से कवर अप करेंगे राजकोषीय घाटे के बारे में। फिर हम बात करेंगे सब्सिडी क्या होती है, और लोक वित्त प्रणाली, ई कॉमर्स के बारे में, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से इस कंपनियों के सीईओ कौन है, कौन कौन सी कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स के बारे में आपको जानकारी लेनी होती है। फिर मुद्रास्फीति के बारे में आपको पढ़ना है कि मुद्रास्फीति क्या होती है, ठीक है, और उनकी अवधारणा और उनके प्रभाव क्या होते हैं, क्या उसके कंसेप्ट होते हैं, क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको कंट्रोल करने का सिस्टम क्या होता है, ये सब हम मुद्रास्फीति के बारे में कवर अप करने वाले हैं। और फिर आर्थिक विकास और नियोजन के बारे में, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी हैं, क्या उनके लक्ष्य रहे हैं, क्या उसकी रणनीति है, क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, ठीक है, अभी क्या कुछ चल रहा है। फिर हम अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी लेंगे, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, वर्तमान स्थिति और मुद्दे पहल, यानी कि इकोनॉमिक्स को करंट से जोड़ के पढ़ना है, जो कि आर्थिक समीक्षा से आपके कवर हो जाएगी। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल क्या है, उसके सुधार के लिए क्या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सब हमें इकोनॉमी के अंदर पढ़ने होते हैं। फिर मानव संसाधन और आर्थिक विकास के बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ना है। गरीबी और बेरोजगारी क्या होती है, क्या उसके कंसेप्ट हैं, क्या उसके टाइप्स हैं, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट के क्या प्रकार हैं, इसके क्या कारण होते हैं, उससे हम निपट कैसे सकते हैं, बेरोजगारी को कैसे निपटा सकते हैं, कौन कौन सी वर्तमान में फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, मुख्य फ्लैगशिप योजनाएं, उन फ्लैगशिप योजनाओं से कौन कौन से लोग लाभान्वित होते हैं, किस कैटेगरी के लिए वो बेनिफिशियल है, ठीक है, और स्टार्ट होने का उनका वर्ष क्या है, कितने परसेंटेज केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बंटवारा है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता के बारे में, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान। फिर बात करेंगे, ये तो हो गई आपके इंडियन इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं राजस्थान की इकोनॉमिक्स के बारे में। राजस्थान की इको में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य क्या होता है, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, समृद्धि, विकास और आयोजना के बारे में पढ़ेंगे, आधारभूत संरचना और संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रमुख विकास की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण कार्यक्रम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त जन,
निराश्रित महिलाएं, बच्चे, वर्जन, कृषक, श्रमिकों के लिए राजकीय अवधारणाएं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई राजस्थान की इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब है कुछ कुछ योजनाएं चल रही हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, कृषकों के लिए, श्रमिकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी, इनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं वो सब हमें कवर करनी है। प्रमुख विकास की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ठीक है, और अर्थव्यवस्था की क्या स्ट्रक्चर होती हैं, क्या इसके संसाधन होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और सबसे पहले हम यही कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आरएस एग्जाम के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी कवर करेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल एलडीसी के अंदर भी है। आपने देखा होगा एलडीसी में बहुत बड़ा रोल है साइंस एंड टेक का। तो सबसे पहले हम साइंस एंड टेक ही कवर करने वाले हैं, ठीक है, प्री के लिए। तो इसके अंदर क्या कुछ पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक के अंदर? विज्ञान के सामाजिक आधारभूत तत्व, यानी कि विज्ञान के सामाजिक यानी कि सामान्य बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कि नॉर्मल दैनिक जीवन में हम क्या क्या हमारे काम आते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, हम अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर्स यानी कि नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़नी है, इंफॉर्मेशन पढ़ना है। तो संचार और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हमें टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। उपग्रह और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को हमें पढ़ना है, रक्षा प्रौद्योगिकी को पढ़ना है, नैनो टेक्नोलॉजी को कवर करके जाना है, मानव शरीर, आहार, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, ये सब पढ़ने हैं। यानी कि मानव शरीर के अंदर मानव के जितने भी तंत्र है, ठीक है, कोशिका, तंत्र, ऊतक, ये सब पढ़ के जाने हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के परिवर्तन और इसके क्या इफेक्ट हैं वो सब पढ़ने हैं। फिर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बहुत अच्छे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, तो ये हम कवर करेंगे। फिर कृषि से रिलेटेड उद्यान, वानिकी, पशुपालन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, यानी कि साइंस के अंदर ज्यादा इन्होंने जोर दिया है टेक्नोलॉजी पे और हम टेक्नोलॉजी ही कवर करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे आर्थिक विवेचन और मानसिक योग्यता के बारे में, ठीक है, आर्थिक विवेचन और मानसिक योग्यता, जिसके अंदर कथन और मान्यताएं पढ़ेंगे, कथन और तर्क पढ़ेंगे, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्रवाई, ठीक है। यानी कि इन्होंने ज्यादा किस पे फोकस दिया है? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया है, ठीक है। फिर अक्षर सरणी, बेमेल छांटना, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंध, आकृति और उनसे जुड़ी समस्या और संख्या श्रेणी, ये सब हम कवर अप करने वाले हैं आपके मानसिक योग्यता। फिर हम बात करते हैं आधारभूत संख्यात्मक दक्षता के बारे में, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे आपके बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन करना आ जाता है, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन, ठीक है, और आंकड़े दे देते हैं, पाई चार्ट दे देता है, दंडारेख, रेखा चित्र, ये नॉर्मल आपसे 10th लेवल तक की ही मैथ्स पूछी जाती है और जिसके अंदर अर्थमेटिक पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है, अंक गणित पे। किस पे फोकस किया है? अंक गणित पे। फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपकी ये पार्ट, और फिर हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। करंट को हमें हमेशा नहीं पढ़ना है। करंट को हम कब पढ़ेंगे? करंट को हम एग्जाम से पहले मैराथन वीडियो के माध्यम से कवर अप करेंगे। मैराथन वीडियो में हम योजना पढ़ लेंगे, प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व पढ़ लेंगे, कोई एक बुक कवर कर लेंगे, कोई भी बुक लेके आ जाएंगे और उस बुक को पढ़ लेंगे 2-3 बार, ठीक है, और प्रमुख योजनाएं पढ़ लेंगे, आर्थिक समीक्षा को पढ़ लेंगे, तो वैसे करंट अफेयर वहां से क्लियर हो जाएगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चर्चा में रहे हैं मेडल, जो महत्वपूर्ण कप होते हैं वो पढ़ लेंगे, उनसे रिलेटेड किस व्यक्ति ने क्या मेडल जीता है वो देख लेंगे, प्रमुख स्थान व्यक्तित्व हम देख लेंगे। तो करंट को लेके ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो अंतिम टाइम होगा उसके अंदर करंट हम 30-40 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे या फिर 50-60 घंटे में कवर कर लेंगे। तो ये करंट अफेयर ऐसे आप कवर कर लोगे। तो ये होती है आपकी रणनीति प्री एग्जाम के लिए। तो साथियों, प्री के लिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? हमने कहा कि हमने अभी प्री पे कंप्लीट चर्चा की। जो आरएस प्री का एग्जाम है
RS प्री पे हमने कंप्लीट चर्चा की है। अभी हम केवल सिलेबस को देख रहे हैं, अभी हमने कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया है। अभी हम एक माइंड के अंदर ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है, और क्या हमारा सिलेबस है। जैसे हमने इस सिलेबस से देखा कि रीजनिंग के अंदर ज़्यादा कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्रवाई, यानी कि लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। मैथ में अर्थमेटिक आती है, साइंस में टेक्नोलॉजी आती है और कुछ शरीर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पॉलिटी में, जैसे पॉलिटी में इंपॉर्टेंट फैक्ट दे देते हैं। इकोनॉमी में हमने देखा कि बजट निर्माण की प्रक्रिया, आर्थिक समीक्षा, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, ये आते हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमने देखा हस्तकला, हस्तशिल्प, ये पूछे जाते हैं, चित्रकलाएं, मेले तैयार, ठीक है, स्मारक, किले। तो हमने एक ओवरव्यू बनाया है कि आखिरकार एग्जाम में पूछा क्या जाता है। अभी हम प्री के एग्जाम का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। 2-3 जो प्री एग्जाम पीछे हुए हैं, RS प्री का जितने भी प्री एग्जाम हुए हैं, बोर्ड ने कंडक्ट करवाए हैं, उन प्री के प्रश्न पत्रों को सरल करेंगे कुछ दिन तक, ठीक है। और फिर हम कुछ मैराथन वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से प्री एग्जाम पे हम पहले चर्चा करेंगे। जैसे ही हमारा प्री का सिलेबस होगा, हम मेंस पे फोकस करना शुरू कर देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। आप अगर इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, 8209 65 269। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं कि सर हम प्री एग्जाम के लिए क्या करेंगे और मेंस के लिए क्या करेंगे और किस प्रकार से आंसर राइटिंग हम करने वाले हैं। तो प्री, मेंस और ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अभी मेंस का सिलेबस एक फर्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे, फिर सेकेंड पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो LDC का जो बोल रहे हैं ना, LDC की वैकेंसी इसके अंदर मैं करवा दूंगा। RS मेंस का 4th पेपर हिंदी इंग्लिश होता है, जो कि LDC में सेकेंड पेपर होता है। और LDC का फर्स्ट पेपर जिसके अंदर आपके हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, साइंस आती है, तो ये साइंस जब हम पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करवाऊंगा तो LDC का सिलेबस साथ में देख लेंगे, ठीक है। और फिर मैथ्स के अंदर थोड़ी सी LDC की मैथ्स ज़्यादा है तो हम 1-2 अलग से कर लेंगे मैथ्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम मैथ्स को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसके साथ साथ हम LDC के सिलेबस को लेके चलेंगे। CET भी इसमें होता रहेगा, तो वो सब इसके अंदर ही हो जाएगा, आप डरिए मत। अगर आप RS की तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं तो ये सब इसके अंदर मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो आई होप आपको कुछ अब समझ आने लग गया है कि हम इस दलदल में कैसे आ रहे हैं और इस मैराथन से हम कैसे आगे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब हम आपस में चर्चा करते रहेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा। तो अच्छा लग रहा है तो सभी दोस्तों को इस मुहिम में शामिल करते रहिए। अगर आप एक दोस्त भी 5 दोस्तों को लेके आएंगे तो हम एक दिन 1000 स्टूडेंट बन जाएंगे। और 1000 स्टूडेंट अगर हम RS मेंस की तैयारी करने वाले हो जाएंगे तो बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे, बहुत नई नई बातें करेंगे, आपस में लाइव डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद और चलिए आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, और इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।